हम लोग चर्चा कर रहे थे टॉपिक 5 में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो नियम बनाए गए खास करके ऐसे वर्गों के लिए जो वास्तव में इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, एजुकेशनली पुअर है, कमजोर है, ऐसे लोगों को अतिरिक्त सपोर्ट देने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उस कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, ये 1979 में कमेटी बनी थी और 1980 में वो रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया गया, सरकार को सौंप दिया गया। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता थी। कालक्रमेण अंततः 13 अगस्त 1990 को एक लंबे अंतराल के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया, आदेश जारी करके प्रधानमंत्री कार्यालय से, और इसी ज्ञापन को ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से जाना गया। फिर बाद में हुआ, विवाद भी हुआ, फिर समस्या का समाधान भी हुआ, न्यायपालिका के माध्यम से दिया गया कि सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय वैलिड है। किंतु सरकार को यह चाहिए कि ऐसे भी जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं, ऐसे समुदाय के लोग में भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वास्तव में पशुवत जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसे लोगों के लिए भी विचार करना चाहिए और इस प्रकार से उस पर नियम बना और सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को भी 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। ये तो क्लियर है, जो कल ही हम लोगों ने चर्चा की थी। अब है कि कल ही बात भी हुई थी कि ये जो लॉ मेकिंग है, सरकार के जो अंग हैं, सरकार अपने व्यक्ति विशेष के द्वारा ही कार्य नहीं होता है, नियम नहीं बनाए जाते। उसमें केवल प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, उसमें मंत्रिमंडल होते हैं, सबों की सहभागिता होती है। विशेष नियम बनाने के लिए दोनों सदनों से नियम पारित करना पड़ता है संसद के द्वारा, यानी संसद के द्वारा। अब ये संसद क्या है? आप सबके मन में कभी कभी बात आती होगी, संसद संसद। बहुत लोग मिस कर जाते हैं, बोलने में भूल कर जाते हैं। एक शब्द है संसद और एक शब्द है सांसद। संसद एक सदन है और हाउस है, और इसमें रहने वाले इलेक्टेड होकर के जो आते हैं वो सांसद कहलाते हैं। इसको एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये पार्लियामेंट है। ठीक है, ये हो गया पार्लियामेंट। और ये हो गया कि पार्लियामेंट में जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, तो ये सांसद कहलाते हैं। कई बार मुझे सुनने को मिलता है, कभी संसद कह देते हैं कुछ बच्चे और कभी संसद कह देते हैं, कभी सांसद कभी संसद। उनको पता नहीं चलता है सांसद और संसद दोनों दो चीजें, केवल एक लकार का अंतर है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये सदन है और ये जो है उसके मेंबर है, सदस्य है। तो ये
संसद क्या चीज है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पिछली कक्षा में हम बताए होंगे कि सरकार गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, ठीक है ना। तो एक को कहते हैं लेजिस्लेटिव, एक को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, एक को कहते हैं जुडिशियरी, ये जो लेजिस्लेटिव है या लेजिस्लेचर जो कह लीजिए, लेजिस्लेचर जिसका कार्य है विधान बनाना, नियम बनाना, इसी को भारतवर्ष में हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। ये जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर को ही भारतवर्ष में क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है। और पार्लियामेंट में जो चुनकर आते हैं सदस्य, उसको सांसद कहा जाता है। क्लियर? ये सांसद हो गए। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये हो गया पार्लियामेंट, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। अब ये जो लेजिस्लेचर है, ये विधान बनाने का कार्य करता है, यानी नियम बनाने का कार्य करता है। तो ये नियम कैसे बनेगा? तो भारतवर्ष में इसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? मोस्ट पॉपुलर वर्ड है पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को हम हिंदी में संसद कहते हैं। और संसद के 2 सदन होते हैं, 2 हाउस होते हैं। एक को कहते हैं लोअर हाउस, एक को कहते हैं अपर हाउस, ठीक है। तो ये दोनों ही हाउस मिलकर के, ठीक है ना, लॉ मेकिंग का काम करते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलकर के लॉ मेकिंग का काम करते हैं। इसी को हम लोग अपर हाउस, लोअर हाउस को राज्यसभा और लोकसभा के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। ये राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। स्टेट्स। और लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जानते हैं। हाउस ऑफ पीपुल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यदि ऐसा कभी कभी बच्चों को टेस्ट लेने के लिए कोई ऐसा बोल सकते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन हाउस ऑफ द पीपुल और इन हाउस ऑफ और इन काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, वही अपर हाउस ही है, वही राज्यसभा है, वही काउंसिल ऑफ द स्टेट्स है। उसी प्रकार से इसको भी हम क्या कहते हैं? लोकसभा। इसको हम लोअर हाउस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? निम्न सदन। और ये लोकसभा, ठीक है। उसी प्रकार से ये क्या है? उच्च सदन। और ये राज्यसभा। यानी जो नियम बनाए जाते हैं देश के लिए, देश की जनता के लिए, देश के हित के लिए, कल्याण के लिए। अभी जो बीपी मंडल की बात उन्होंने रिपोर्ट किया, उसके आधार पर सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया। सामान्यतया जो भी ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं जो
जन कल्याण के लिए होता है, राष्ट्र कल्याण के लिए होता है, तो संविधान में समय समय पर संशोधन भी होता है, अमेंडमेंट होता है, क्योंकि इस प्रकार की विशेषता भारतीय संविधान की है। देश काल परिस्थिति के अनुसार से इसमें संशोधन की भी व्यवस्था है, और इसी संशोधन के तहत इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जाती रही है। तो यही कारण है कि आज 465 वैसे कंफर्म जो है 440 के आसपास है, किंतु शेष और ऐड होना शेष है, उस पर चर्चा चल रही है। 465 तक पहुंच गया आर्टिकल्स, और 100 से ऊपर चला गया है आपको जो संशोधन है, अमेंडमेंट है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही सदन मिलकर के लॉ मेकिंग का काम करता है। अब है कि इसका ये जो अपर हाउस है ये कभी भी डिजोल्व नहीं होता है, याद रखेंगे। ये अपर हाउस कभी भी डिजोल्व नहीं होता है, ये परमानेंट रहता है, अस्थायी रहता है, इसीलिए इसको परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमानेंट हाउस। जबकि इसे जो लोअर हाउस है इसको क्योंकि बीच में भी डिजोल्व किया जा सकता है, 5 वर्ष का वैसे कालखंड होता है इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, 5 इयर्स। तो किंतु 5 वर्ष से पहले भी इसको डिजोल्व किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। कब, किस स्थिति में? तो यह स्पष्ट है कि जब सरकार अल्पमत में आ जाती है तब। किंतु ये जो है, और 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होता है, उसी पे तो वो तो भंग होना ही है। फिर चुनाव के बाद नए सिरे से गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो इस प्रकार से चूंकि ये बीच में भंग होता है, 5 साल पर फिर से गठन होता है, चुनाव के माध्यम से सरकार फॉर्म करती है, इसीलिए इसे अस्थायी नॉन परमानेंट हाउस कहा जाता है, यानी नॉन परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। जबकि इसके सदस्यों का, अपर हाउस के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का यानी इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो यहां हम लिख चुके हैं। किंतु प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य इसमें से अवकाश प्राप्त करते हैं, और फिर उतने का चयन करके इनडायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट विधि से इसका चयन होता है, इसके मेंबरों का चयन होता है, चुनाव किया जाता है, नामित भी किया जाता है। तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कभी कभी कंफ्यूजन में डालने के लिए कोई आपसे यह भी प्रश्न कर सकता है, जैसे लोकसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है? फटाक से बच्चे कह देते हैं 5 वर्ष का है, तुरंत रिप्लाई आता है, क्वेश्चन राइज किया जाता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बच्चे हड़बड़ में बोल देते हैं 6 वर्ष। अरे भैया, राज्यसभा तो अस्थायी सदन है, तो 6 वर्ष का थोड़े होता है, उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का, ऐसा कहिए। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, कभी कभी ऐसा लोग प्रश्न कर देते हैं। तो इस तरह से ये दोनों सदन मिलकर के क्या करता है, तो नियम बनाता है। अब एक बात याद रखेंगे कि इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या अर्हताएं हैं, कितना उम्र होना चाहिए, और भी क्या क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, तो इसको भी हम लोग को जानना चाहिए। अब इसमें है क्या कि सबसे पहले तो कि दोनों ही सदन के लिए यह आवश्यक है कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरे देश का नागरिक नहीं हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा है
कि इसके सदस्यों के लिए 30 वर्ष न्यूनतम एज है, जबकि इसके सदस्यों का एज कितना माना रखा गया है, न्यूनतम 25 इयर्स। ठीक है, यानी याद रखेंगे, कभी ऐसा भी प्रश्न आपके सामने में आ सकता है कि सबसे कम उम्र ऐसा बताइए जिस उम्र में प्रधानमंत्री भी बन सकता है कोई व्यक्ति, कोई मेंबर, सबसे कम। तो चूंकि मेंबर ऑफ जो लोकसभा है उसके लिए 25 वर्ष न्यूनतम है, 25 वर्ष के बाद ही कोई भी कैंडिडेट स्टैंड कर सकता है, और जो उसमें से मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसे प्रधानमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो न्यूनतम 25 वर्ष होता है, उससे नीचे हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मेंबर बन ही नहीं सकता, उससे और ऊपर जितना चला जाए। अब इसके सदस्य वर्तमान में 245 हैं, किंतु 250 तक हो सकता है, यद्यपि अभी 245 हैं। इसके सदस्यों की संख्या 545 है, जबकि 550 तक हो सकते हैं मैक्सिमम। विशेष परिस्थिति में वो 52 तक जा सकता है। उससे ज्यादा करने पर फिर से जब अमेंडमेंट करना होगा तब ये संभव है, हम लोग अलग से उस पर चर्चा करेंगे। ये 545 की संख्या है, इसमें से 543 मेंबर का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, जबकि 2 मेंबर जो होता है, 2 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होता है, जबकि इसमें इनडायरेक्ट मेथड से चुनाव होता है। और इसमें क्या होता है कि 12 सबसे पहले 12 मेंबर का चुनाव, 12 मेंबर का नॉमिनेशन यानी नामित महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। 12 मेंबर का नॉमिनेट किनके द्वारा होता है? 12 मेंबर महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। और याद रखेंगे जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन चलता है ना, तो यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात होती है, तो ये 12 मेंबर को उसमें भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो भी बताएंगे, और राष्ट्रपति का चुनाव में क्या है, चुनाव का क्या विधान है, क्या तरीका बताएंगे। किंतु अभी हम राज्यसभा की बात कर रहे थे, तो राज्यसभा में के मेंबरों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। वो कैसे, तो उसको हम लोग को आगे चर्चा करनी है, समय की बाध्यता है, तो अगले दिन हम लोग इस पर और चर्चा आगे बढ़ेंगे। और आप लोग इसको फिर से एक बार देख करके आइएगा टॉपिक को, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, उसका विधान, फिर क्या क्या अधिकार क्षेत्र है, फिर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव क्या विधान है, अधिकार क्षेत्र है, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।